हमारे यहाँ पे 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है किसी भी एक चीज़ के फेवर में बात करते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो उसी चीज़ के अगेंस्ट होते हैं। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, तो हमारे विचार ज़रूरी नहीं है मैच करें, तो नॉर्मल। तीसरे जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं कि हम विचार ही क्यों कर रहे हैं उस चीज़ पे, कुछ और डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो तीसरी चीज़ ले आते हैं बीच में, जैसे कि ये मैडम। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, सीएए से और एनआरसी से और फांसीवाद से और संघवाद से और गोठेवाद से। अपने हमारे देश में आजकल वैसे भी सोशल मीडिया इतना ट्रेंड में है, टेक्नोलॉजी आफ्टर ऑल। सुना होगा कुछ देश विभाग, नॉट आकाश बनर्जी, बट कुछ किसी चीज़ के फेवर में बोलने वाले लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के बाद भी लगता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए, एनआरसी से आज़ादी चाहिए, तो किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल पा रहा है। बट मुझे नहीं लगता ऐसा है, बिकॉज हमारे यहाँ लोग गाली देते हैं पीएम को। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं आज आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर एक काला दाग, काला धब्बा बोला जाता है, बिकॉज ऐसा कांड कभी भी हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं हुआ। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975, जो द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी। तो जो कहानी है वो कुछ यूँ शुरू होती है कि इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले चुनाव जीता 1971 में, गरीबी हटाओ के वो करके, प्रोमिसेस करके कि हम गरीबी हटाएंगे, वो करेंगे, जीत गए। उन्होंने बांग्लादेश बना दिया और गरीबी पता नहीं हटी। अभी लोग, आज तो लोग मोदी जी को ब्लेम कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, पता नहीं क्या, 70 साल में क्या हो रहा था, आई डोंट नो, तो लीव इट। उसके बाद 1975 इलेक्शंस हुए, रायबरेली से उन्होंने चुनाव जीता। 518 सीट में से 352 सीट्स इनकी पार्टी को मिली और उन्होंने मिस्टर राज नारायण के अगेंस्ट चुनाव ये खड़ी हुई थी और इन्होंने जीत लिया चुनाव और ये प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब मिस्टर राज नारायण जो थे, उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल कर दिया और उसमें मेन 6 पॉइंट्स थे जो उन्होंने इन पे, मिसेस इंदिरा गांधी पे आरोप लगाए। तो कुल मिला के मैं आपको बताती हूँ पॉइंट्स क्या थे। वो ये थे कि उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर ने रिश्वत दे के लोगों को वोट खरीद लिए और इनके वोट एक तरीके से कम हो गया, कट गए। और एक ये भी था कि जो इंडियन एयरफोर्स थी, उनके जो विमान थे, उनका गलत उपयोग हुआ। एक ये भी आरोप था कि जो DM और SP थे वहाँ के, उनका मिसयूज़ किया इन्होंने, उनको एक तरीके से खरीद लिया या उनकी हेल्प ली वोट गेन करने में। इन्होंने लोगों को शराब और कंबल बांटे ताकि ये उनके वोट्स गेन कर पाए लोगों के। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें थी। और ये भी था कि अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या आपको पता हो कि, या नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो एक सेट लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर अंदर आप खर्चा कर सकते हो इलेक्शंस के लिए, रैलीज या जिस पे भी चुनाव प्रचार पे आपको जो खर्चा करते हो वो। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध कर सकते हो। तो ये एक आरोप था कि इन्होंने अंधाधुंध पैसा खर्च किया उस लिमिट से बियॉन्ड दैट लिमिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके उन्होंने PIL फाइल कर दी हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट के जो जज थे उस टाइम पे, जगमोहन लाल सिन्हा, उस टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने इसकी सुनवाई करी और उन्होंने कुल मिला के ये बोला कि इन्होंने सरकारी जो मशीनरी है उनका मिसयूज़ किया है और बाकी पॉइंट्स को उन्होंने खारिज कर दिया और इन्होंने इस पर काइंड ऑफ स्टे लगा दिया। और उन्होंने ये बोला कि इसकी सुनवाई बाद में होगी, तब तक इंदिरा गांधी जी का जो ये डेजिग्नेशन था काइंड ऑफ, इसको इन्होंने डिसमिस करते हुए ये बोला कि अभी नेक्स्ट 6 ईयर्स तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तो इस केस में क्या होता है, अगर ऐसा कोई डिसीजन कोर्ट लेता है तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन जो बचा
पीएम के पास वो था रेजिग्नेशन देना, जैसे आजकल बहुत चिल्लाते रहते हैं लोग, मोदी जी रिज़ाइन रिज़ाइन मोदी जी, तो वो था, तो उनको रिज़ाइन देना पड़ता। और उस टाइम राजनारायण के जो वकील थे वो थे शांति भूषण, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो वो बाद में लॉ मिनिस्टर भी बने थे। तो शी वॉज वॉरिड, और पब्लिक में भी जब चीज़ें धीरे धीरे आई कि ऐसा कुछ हो गया है, तो कोर्ट केस लड़ रही हैं, जब तक स्टे लग गया तब तक बीजेपी जो पार्टी थी वो नारेबाजियां कर रही थी, वो अगेंस्ट थी ऑब्वियसली चीज़ के कि इन्होंने मिसयूज़ किया हर चीज़ का, उन्होंने चीट करके काइंड ऑफ अगर चुनाव लड़ा है तो गलत है। तो उस ज़माने में मोबाइल इतने हुआ नहीं करते थे, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो लोग रैलियां निकालते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तो इनको चिंता हो गई। और ये जो सुनवाई हुई थी ये हुई थी 12 जून को 1975, 12 जून 1975। अब इन्होंने अपने घर पे एक मीटिंग करी, वन सफदरजंग जो पीएम रेजिडेंस होता है वहाँ पे, और मीटिंग में अपने जो क्लोज्ड मिनिस्टर्स थे उनको बुलाया, और ऑब्वियसली इनके बेटे जो संजय गांधी थे, ही वाज मैच्योर इनफ टू टेक डिसीजंस और एडवाइज हिज मॉम और द सो कॉल्ड पीएम। तो उस टाइम जो आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डीके बरुआ, जैसे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उस टाइम थे डीके बरुआ। तो डीके बरुआ ने एडवाइस किया इंदिरा गांधी जी को कि आप इस्तीफा अगर दें तो आप कांग्रेस के चेयरमैन बन जाओ और मैं पीएम बन जाता हूँ। ऑब्वियसली जब ये इस्तीफा देंगी तो उनकी पार्टी से कोई और खड़ा होगा, प्रोसीजर के हिसाब से जो भी पीएम बनेगा, ऐसा कुछ। फिर संजय गांधी जी बोलते हैं कि उनको साइड में जाके उन्होंने बातें करी, उन्होंने समझाया कि अपन इतना इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मतलब किसी और को पीएम बना दे, बाद में वो धोखा कर दे, नहीं कर दे, बैकआउट कर दे, कुछ भी मतलब हो सकता है। तो उनको ट्रस्ट इश्यूज थे थोड़े से अपने लोगों पे शायद, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इंदिरा गांधी जी ने नहीं लिया ऐसा डिसीजन जो उस टाइम डीके बरुआ ने सजेस्ट किया था। तो और इसी तरीके से धीरे 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 फिर सुनवाई तो होनी थी अगली, तो ये स्ट्रेच थी, लेकिन क्रॉस कंट्री धरना प्रदर्शन हो रहे थे। जो टॉप लीडर्स थे इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर्स लाइक मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, तो इन लोगों ने आज़ाद मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करी, संबोधन किया पूरे देश को। और उन्होंने ऑब्वियसली इसीलिए किया ताकि लोग जागरूक हों, समझें। और उसका प्रेशर इतना पड़ा इंडिया के जो यूथ था या लोग थे उन पे कि सब मतलब रोडों पे आके इस चीज़ को अपोज करने लगे कि ये गलत है सारी चीज़ें। इतना प्रेशर देख के इंदिरा गांधी जी डर गई। इन्होंने क्या किया, 25 तारीख को मीटिंग थी इनके घर पे, और इन्होंने 25 तारीख को ही उन्होंने जाके, उस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, ओके, सो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट टाइम। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने उनके पास जाके साइन करवा लिया इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट पे। आइडियली आपको पता है प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि कोई भी बिल पास होता है उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस राज्यसभा एंड लोअर हाउस लोकसभा, दोनों में पास होता है। अगर एक भी हाउस उसको रिजेक्ट करता है तो वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से वो वापस प्लेस कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रपोज कर सकते हैं। बट रिजेक्ट हो गया तो यू कांट डिक्लेयर और इम्प्लीमेंट एनीथिंग। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाउसेज में कहीं रखा नहीं गया, बिल पास नहीं हुआ, सीधा जाके उन्होंने प्रेसिडेंट से लिखवा लिया, विच वॉज अगेन अगेंस्ट द लॉ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पॉलिटिकल लॉज हैं। तो और मिस्टर जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, ऐसा बोला जाता है कि उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उनको बोला भी था कि सर आइडियली इट्स अगेंस्ट आवर पॉलिसीज कि आप दोनों हाउसेस की रजामंदी के बिना साइन नहीं करने चाहिए आपको डॉक्यूमेंट। बट स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर फखरुद्दीन, उन्होंने साइन कर दिया उन डॉक्यूमेंट्स पे।
और ये एक कार्टून पिक्चर है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये उस टाइम बहुत वायरल हुआ था, जिसमें मिस्टर प्रेसिडेंट बाथ टब में ही साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। आई मीन इट काइंड ऑफ डिपिक्ट्स की जैसे इतनी इमरजेंसी थी कि उन्हें करना पड़ा, या ऐसा कोई प्रेशर था, पता नहीं क्या इन्फ्लुएंस दे वो मिसेस गांधी से, या क्या उनको जरूरत पड़ी कि उन्होंने जरूरी नहीं समझा एक बार कि वो सेकेंड थॉट लें एटलीस्ट उनकी सेक्रेटरी पे के कहने पे कि साइन नहीं करना चाहिए, इट इज़ रॉन्ग, पता नहीं। और उन्होंने साइन कर दिए। साइन करवा के उसके बाद शी वेंट टू द दूरदर्शन ऑफिस। वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया इमरजेंसी। जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो सब डिसमिस हो गए बिकॉज इमरजेंसी लागू हो गई है। और इन्होंने जो रीज़न दिया इमरजेंसी का वो ये था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिकॉज जो दो इमरजेंसीज थी 62 एंड 71 दे वर बिकॉज ऑफ वॉर। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा कभी कुछ नहीं हुआ था। नेशनल इमरजेंसी जब इन्होंने डिक्लेयर कर दी तो उन्होंने दो काम करे, पता नहीं मैं दो ऐसे करके चार क्यों बता रही हूँ। उन्होंने दो काम करे। फर्स्ट वॉज 30th अमेंडमेंट पास किया कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में उन्होंने 38वां संशोधन लागू किया। वो ये था कि किसी भी नेशनल इमरजेंसी का कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। मतलब जब इमरजेंसी लागू होती है तो अगर कोई कोर्ट में जाए, कुछ लोग गए भी थे, उन्होंने याचिका भी दायर करी थी कि ये इमरजेंसी गलत है, नहीं होनी चाहिए थी, बट इन्होंने कानूनी बदल दिया, संविधान से इसका नामो निशान ही मिटा दिया ये अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में कि जुडिशियल रिव्यू ही नहीं हो सकता अगर कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। तो अभी उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सेकेंड चीज, जो मिस्टर राजनारायण ने इनके अगेंस्ट CIL फाइल की थी सेइंग दैट कि करप्शन और इन सब चीज़ों से इन्होंने चुनाव जीता है, तो वो हाई कोर्ट के पास था। तो जब इन्होंने इनको पता था कोर्ट केस चल रहा है और वो अभी होल्ड पे है, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, इस्तीफा देना पड़ेगा, इन्होंने 39th अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में और वहाँ से ये चीज़ भी हटा दी कि किसी भी कोई भी बंदा या बंदी जो प्रधानमंत्री है देश का, उसके अगेंस्ट कोई भी कानूनी तौर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। किसी भी तरह की कोई कानूनी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ऑब्वियसली इनके ऊपर वो ही चल रहा था इलेक्शंस को लेके। तो अगेन उन्होंने अपना रास्ता क्लियर कर लिया इस चीज़ को लेके। एक सेकेंड प्लीज। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, जब PIL फाइल हुआ था तो इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करने के कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इस PIL को कन्फ्रंट किया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको होल्ड पे डाला था कि इसकी सुनवाई में टाइम लगेगा या कुछ टाइम बाद होगी। तो इस वजह से जब उनको लगा कि ये होल्ड पे है, और ये जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने करी थी ये थी 23 जून की बात, आना भूल गई थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी वो गए थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया था इस चीज़ के अगेंस्ट। अब जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, इन्होंने 38th और 39th अमेंडमेंट कर दिए 2 महीने के गैप में ही। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे जो प्रेस था उसको कंट्रोल में ले लिया। इन्होंने बत्ती गुल कर दी ताकि प्रेस में ये चीज़ें छप ही नहीं पाए, प्रेस काम नहीं कर पाए, 2 दिन बाद अखबार छपते। और इतना कंट्रोल हो गया था कि हर प्रेस डिपार्टमेंट में हर जगह इनका अपना सरकारी बंदा होता था। कोई भी कार्टून न्यूज़ आर्टिकल छपने से पहले वो रिव्यू पे जाता था, जब अप्रूवल आएगा तभी वो छपेगा। मतलब वो तानाशाह वाली चीज़ नहीं होती, वो हो गई थी। मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे देश के, वो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। इन्होंने उनको भी हटा दिया था और उनको हटा के अपना ही एक कोई बंदा इन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया था, उस पोजीशन पे मिनिस्टर इलेक्ट किया था। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। तो ये सारी चीज़ें थी। और इनका जो बेटा था मिस्टर संजय गांधी, वो तो एक होता है ना कि जो बॉलीवुड है, जिसको स्पेशली मिस्टर SSR की मर्डर के बाद तो हम लोगों को पता चली गया असली चेहरा। तो सेम चीज़ तब थी, तब भी बॉलीवुड मतलब कठपुतली बन के नाचता था संजय गांधी के सामने उस टाइम। तो इन्होंने उन लोगों की भी बहुत हेल्प ली थी इस चीज़ को प्रमोट करने में, अपने लिए सब अच्छा करने में। जैसे हम लोग अपने फेवरेट एक्टर्स को काफ़ी देखते हैं, मानते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो उनके थ्रू भी जो इस चीज़ के फेवर में बोलते थे। बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो फेवर में भी बोलते थे, अगेंस्ट भी बोलते थे। और लगभग 3000 जो
न्यूज़पेपर एजेंसी थी जहाँ पे प्रिंट होते हैं, उनको इन्होंने जब्त कर लिया था। लगभग 350 जर्नलिस्ट को इन्होंने जेल भेजा था। हाँ, लाखों लोग इंक्लूडिंग दीज मिनिस्टर्स जिन्होंने धरना किया था, मोरारजी देसाई, वाजपेयी जी, आडवाणी, इन सबको इंदिरा गांधी ने जेल भिजवाया था इमरजेंसी के टाइम। ऐसा कभी नहीं हुआ जब इतने लोग जेल गए हों। और उस टाइम एक्चुअली ऐसा था कि आप अगर कुछ भी बोल रहे हो इस चीज़ के अगेंस्ट, यू विल डेफिनेटली गो टू जेल। मैं तानाशाह वाली चीज़ से बिल्कुल, तो ये था। और जो बाहर के जर्नलिस्ट थे या न्यूज़ एजेंसीज थी, वो अगर यहाँ कॉन्टैक्ट कर पा रही थी तो उनका कनेक्शन कट कर दिया गया था, ताकि बाहर किसी को पता ना चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कुछ जर्नलिस्ट को अगर वो विरोध कर रहे थे, उस चीज़ के अगेंस्ट बोल रहे थे, तो उनको इंडिया से भी बाहर भेज दिया गया था, निकाल दिया गया था। नेशनल इमरजेंसी जो थी उसका पीरियड था 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977। 21 मंथ्स तक ये इमरजेंसी चली थी, इतनी लंबी। और जो प्रोसीजर होता है आइडली इमरजेंसी का, मैं फिर रिपीट करूंगी, दोनों हाउसेज में पहले ये प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्ताव प्रपोजल किया जाता है, फिर दोनों हाउसेज पास करते हैं, तभी ये डिक्लेयर होता है या लागू होता है कोई भी बिल या इमरजेंसी। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जब अप्रूव हो जाता है तो ये 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंडेबल होता है। तो यहाँ पे जब ये लगभग आप ये देख लो कि 6 मंथ्स का 4 बार आइडियली अप्रूवल आना चाहिए था, बट कुछ नहीं आया। खुद ही कर करा के मिसेस गांधी ने इमरजेंसी जो थी वो चलती गई 21 महीने। उस 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी ख़त्म हुई थी। और उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो मिसेस इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह हारी, और मोरारजी देसाई उसके बाद फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम बने थे। और जैसे ही वो पीएम बने थे तो उन्होंने ये जो दोनों अमेंडमेंट्स थे, जुडिशियल रिव्यू एंड सेकंड आल्सो द कोर्ट हियरिंग ऑन रिगार्डिंग द इलेक्शन इंक्वायरी ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों वापस ले लिए थे। सो ये सारी चीज़ें थी जो इमरजेंसी के टाइम हुई थी। इतने लोग जेल गए, जिन्होंने भी मुंह खोलने की कोशिश करी उनका मुंह इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया। कोई भी चीज़ होती थी वो इनके परमिशन से होती थी। कुछ भी छपेगा अखबारों में पहले इनसे अप्रूव होगा। कोई भी आर्टिकल, एनीथिंग, एनी कार्टून, इवन एनी आर्टिकल, कुछ भी होगा वो पहले गवर्नमेंट, सरकारी इनके जो चमचे थे उनसे अप्रूव होता था। कि आज अगर हम बेसिकली देखते हैं, अब आप सोचो उस चीज़ को, पता नहीं मैं जिस हिसाब से बता रही हूँ आप उस हिसाब से कितना इमेजिन कर पाओगे या कितना आपको लगेगा कि क्या क्या सिचुएशन थी उस टाइम इंडिया की उन लगभग 2 सालों में। बट आई वुड टेल यू वन थिंग हियर, उस जमाने में भी एक जोड़ी थी, वो थी इंदिरा गांधी और संजय गांधी की, माँ बेटे की। और आज भी वही चल रहा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। इन लोगों ने, और एक चीज़ और, राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल पाए, कांग्रेस के लोग कोई कुछ नहीं बोल पाया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप कैसे किसी के फंडामेंटल राइट्स को इतना मतलब लाइट ले सकते हो, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को आप जेल में डाल रहे हो लोगों को। किसी ने कुछ भी आवाज़ नहीं उठाई। तो आप ये देखो कि कांग्रेस के पूरी कमेटी के मेंबर्स, प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियंस, प्रेस, हर चीज़ उनके अंडर थी। एंड इवन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो टॉप इंडिया के एजेंसीज थे, वो सब भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया था। और कहने का मतलब कुछ भी फ्रीली नहीं चल पा रहा था, सब इनके हुक्म और इन चीज़ों पे चल रहा था। सब लोग संजय गांधी के तलवे चाटते थे। संजय गांधी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो चंद लफ्ज़ इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। संजय गांधी साहब। भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई है ये देख के कि हमारे जो फिल्म आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सफल करने में अपना हाथ बटाया है। मैं कुछ लंबा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि आप मुझे सुनने यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ फिल्म स्टारों को सुनने आए हैं। तो मैं अपना भाषण अभी ख़त्म कर लेता हूं और अब फिल्म स्टार अपना शुरू कर लें कार्यक्रम। बट 2 लोग थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा है अभी रिसेंटली, इवन कल भी मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, जिन्होंने
इनका अपोज किया वो थे देवानंद साहब और किशोर कुमार जो सिंगर थे। तो हुआ ये था कि किशोर कुमार जी को भी उन्होंने बोला था कि हम लोग देखते हैं कि गाने शूट होते हैं कोविड को लेके, लोगों को मोटिवेट करने के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कभी शंकर महादेवन का कोई सॉन्ग आ रहा है, कभी डिफरेंट सिंगर्स मिलके वो कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है किशोर कुमार जी को भी उस टाइम अप्रोच किया था इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने ये बोला था कि आप गाना बनाइए, गाइए और नेशनल इमरजेंसी के ऊपर, और थोड़ा ऐसा गाना ऑब्वियसली जिसमें जो थोड़ा सा इस चीज़ को सपोर्ट करता हो। तो उन्होंने उस टाइम मना कर दिया था और देवानंद ने भी इस चीज़ का अपोज किया था। तो नतीजा ये निकला था उस चीज़ का कि प्रसार भारती, दूरदर्शन, जो भी उस टाइम चैनल्स हुआ करते थे टीवी पे, रेडियो पे, उस सब पे किशोर कुमार और देवानंद के गाने, मूवीज, कुछ भी था वो बैन कर दिया था इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पीरियड पे। अब सोचो मतलब क्या था, ऐसी तानाशाही तो मैंने पता नहीं कभी सुनी नहीं है, एक्सेप्ट जो हम मुगल राज या मुगलों की ऐसे स्टोरी सुनते हैं कि तानाशाह भी होता था, कोई राजा ऐसी कोई चीज़। ये मानो कि एक तरीके से इनका राज था, इनके परिवार का राज था उस टाइम, जो कि आज भी लागू करने के लिए कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी थी इन लोगों ने। तो आप लोग क्या सोचते हो मतलब इस चीज़ के ऊपर कि क्या ये सही था? किस लेवल तक आप लोगों को लगता है कि क्या ये डिसीजन सही था? आपको क्या ये लगता है कि इंदिरा गांधी को उस टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए था? रादर शी डिक्लेयर्ड द नेशनल इमरजेंसी। कांग्रेस के लोग उन्हें बोलते थे इंदिरा गांधी जी के लिए कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो पता नहीं उनको कहाँ से क्या लगता था ये चीज़। लाइक जैसे जैसे टाइम निकल रहा है मुझे ऐसा फील होता है कि जितनी जो मन में इज्जत थी या जो रिस्पेक्ट होती थी पॉलिटिकल लीडर्स को लेके, जो हमारे शुरू में जो लीडर्स थे जब देश आज़ाद हुआ, लाइक नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी, उन सबको लेके अब मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे जब ये पता चल रही चीज़ें, सुनते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में। ये तो सिर्फ ओवरव्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं हर चीज़ के ऊपर मूवी बन जाती है, बट बॉलीवुड में किसी ने मूवी नहीं बनाई इस चीज़ के ऊपर कि इंदिरा गांधी को रोल कोई प्ले करे और नेशनल इमरजेंसी के ऊपर कोई मूवी बने। बट हाल ही में शायद मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि कंगना रनौत जो है वो शायद एक मूवी लेके आ रही है जो डायरेक्ट करेंगे वो खुद, और उसमें इंदिरा गांधी का जो पूरा ये था पॉलिटिकल करियर उस पर वो मूवी बना रही है। स्पेशली दैट मूवी विल कवर दिस नेशनल इमरजेंसी ऑल्सो। तो और आप अगर न्यूज़ वगैरह आपने पढ़ी हो, देखी हो, तो आज से लगभग 4 महीने पहले 2 मार्च 2021 की बात, तो राहुल गांधी ने उनका किसी प्रोफेसर के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस था, और भी लोग थे, वो बहुत वायरल हुआ था उस टाइम पे, जहाँ पे राहुल गांधी ने खुद बोला था कि मेरी ग्रैंड मॉम ने जो एक्शन लिया था नेशनल इमरजेंसी, दैट वाज नॉट राइट। ये वो चीज़ गलत हुई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने चाहे अब किसी भी तरीके में बोला हो, आज वो उस चीज़ को करेक्ट करना चाहते हो, नहीं करेक्ट करना चाहते हो, बट सच्चाई तो यही है। और एक्चुअल में ये बहुत बड़ी बात है, और 25 जून इसी वजह से ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जाता है कि नॉट बिकॉज ऑफ वॉर, नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और इतना कुछ हुआ देश में, देश की पॉलिटिकल लाइफ में, करियर में, तो विच वॉज रॉन्ग। तो मैं ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ, ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगी। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। I'll see you guys in next video. तब तक के लिए have fun, take care and bye.